Okay, guys, so we are heading towards a topic that is known as flexibility in employment contracts. आपने सुना तो होगा हमारे पास कि अक्सर कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं बिजनेस में, दे आर द पार्ट टाइमर्स स्कूल के अंदर, मतलब यू डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द कॉर्पोरेट, आप ऑफिस तो नहीं जाते, लेकिन आपने सुना होगा कि आपके स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं, कॉलेजेस के अंदर टीचर्स होते हैं जो कि पार्ट टाइम टीचर्स होते हैं, विजिटिंग फैकल्टी कहते हैं। और कुछ पर्टिकुलर टीचर्स होते हैं जो कि फुल टाइम होते हैं हमारे पास। फुल टाइम का मतलब क्या है कि दे आर फुली अवेलेबल इन ऑल द वर्किंग आवर्स ऑफ द स्कूल और अ कॉलेज। तो इसको कहा जाता है हमारे पास मिक्स्ड वर्क फोर्स। मिक्स्ड वर्क फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि हमारे पास वर्कर्स कुछ होते हैं जो कि फुल टाइम होते हैं, और कुछ पर्टिकुलर ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, पार्ट टाइम होते हैं। तो सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम, कि ये होते क्या हैं एंड हाउ दे आर पार्ट टाइम, हाउ दे आर फुल टाइम अकॉर्डिंग टू द वर्किंग आवर्स। तो लेट्स स्टार्ट। We have two different types of contract. One is known as full-time employment contract, and the other one is known as part-time employment contracts. So there are two different types of contract. एक होते हैं पार्ट टाइम, एक होते हैं हमारे पास फुल टाइम। तो आ जाए ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं कि पार्ट टाइम और फुल टाइम के बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट टाइमर्स एंड द फुल टाइमर्स। फुल टाइमर्स जो हमारे पास होते हैं, दे स्पेंड 30 to 40 आवर्स पर वीक इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो एक वीक के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 30 to 40 आवर्स स्पेंड करते हैं। और जो पार्ट टाइमर्स होते हैं, दे स्पेंड 30 to 40 आवर्स पर मंथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि ये जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं ये बनाते हैं एक इंडिविजुअल बंदे को, एक एम्प्लॉय को पार्ट टाइमर और एक फुल टाइमर। अब आप देखें हमारे पास कि यूजुअली जो ऑफिसेज होती हैं उसके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 9 to 5 होते हैं, 9 AM to 5 PM। अगर आप इसे टोटल ऐड करें तो इट इज़ गोइंग टू बी 8 आवर्स पर डे। और हमारे पास जो ऑफिसेज होती हैं वो मंडे टू फ्राइडे होती हैं। इसके अलावा सैटरडे को हमारे पास एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स होते हैं कि जब हमारे कोई ऑन सीज़न है, जैसे बैंक्स के अंदर क्लोजिंग होती है ईयर एंड पे, तो हमें रिक्वायरमेंट फॉर द वर्कर्स होती है, रिक्वायरमेंट फॉर द बैंकर्स होती है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ते हैं। लेकिन हमारे पास यूजुअली जितने भी वर्कर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, फुल टाइम जो होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे हमारे पास काम कर रहे होते हैं। और जब वो मंडे टू फ्राइडे हमारे पास काम कर रहे होते हैं तो दीज आर गोइंग टू बी द 5 days। 8 × 5 इज इक्वल्स टू 40। और अब से ये फुल टाइम क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर नोन एज द कोर वर्कर्स। ये कौन से वर्कर्स होते हैं? कोर वर्कर्स। अब सर कोर वर्कर्स का मतलब क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है। तो उस रेस्टोरेंट के अंदर हमारे पास जो शेफ होगा, ही विल बी नोन एज द कोर वर्कर। सर व्हाई ही इज़ नोन एज द कोर वर्कर, कि आप मुझे देख के बताएं कि अगर रेस्टोरेंट में शेफ अवेलेबल नहीं है तो क्या शेफ के बगैर रेस्टोरेंट ऑपरेट कर सकता है? नो। सो द ऑपरेशनल एक्टिविटी एंड द रेस्टोरेंट्स मेन एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द शेफ एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ शेफ। तो यूजुअली जो शेफ़ होंगे रेस्टोरेंट के अंदर वो फुल टाइम होंगे हमारे पास, लंच में भी अवेलेबल होंगे, हमारे पास डिनर में भी अवेलेबल होंगे। तो सर शेफ़ चेंज कर लें, मल्टीपल शेफ्स हों? नो। अगर आप मल्टीपल शेफ्स रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टेस्ट के अंदर वेरिएशन आएगा। एंड व्हेन द कस्टमर्स आर गोइंग टू फाइंड द वेरिएशन इन द टेस्ट एंड द क्वालिटी, क्योंकि एक शेफ़ है उसकी क्वालिटी डिफरेंट है, उसके जो हमारे पास कुकिंग स्टाइल है वो डिफरेंट है, तो फूड की क्वालिटी और फूड का टेस्ट डिफरेंट होगा, और दूसरे शेफ़ की वजह से क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ द फूड डिफरेंट होगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो शेफ़ होगा वो परमानेंट फुल टाइम बेसिस पे होगा, बिकॉज द रेस्टोरेंट्स एक्टिविटी मेनली डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ शेफ़। इसी तरीके से हमारे पास फुल टाइम के अंदर एम्प्लॉयज़ की हमारे पास एग्जांपल है कि लेट्स सपोज हमारे पास स्कूल के अंदर कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया। तो उस मैथ और इंग्लिश की जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर नंबर ऑफ़ बैचेस होते हैं, क्योंकि साइंसेस के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, बायो, सीएस जितने भी स्टूडेंट्स होंगे दे आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश एंड मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर्स एंड आवर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो क्योंकि मल्टीपल बैचेस हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, तो वी नीड मोर वर्किंग आवर्स। तो यूजुअली स्कूल असाइन एंड यूजुअली स्कूल हायर मैथ एंड इंग्लिश टीचर एज अ फुल टाइमर, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट हमारे पास ज़्यादा है। इसी तरीके से हमारे पास अगर देखा जाए व्हेन इट कम्स टू द पार्ट टाइमर्स, तो पार्ट टाइमर्स हमारे पास क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं।
अब यही हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल साइंसेस के कुछ सब्जेक्ट्स हो गए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स के इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंटिंग, इसके जो टीचर्स होते हैं वो यूजुअली पार्ट टाइमर्स होते हैं। सर व्हाई दे आर पार्ट टाइमर्स? क्योंकि उनकी जो क्लासेस होती हैं, उनके जो नंबर ऑफ बैचेस और स्टूडेंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। क्योंकि मैथ और इंग्लिश तो कंपलसरी है, सबको पढ़ना है, लेकिन इसके बाद तो द स्टूडेंट्स विल बी डिवाइडेड। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो साइंसेस के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे पास बायो मेडिकल फील्ड के होंगे। तो नाउ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी डिवाइडेड। तो इसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर होगी वो फुल टाइम बेसिस पे नहीं है, लिमिटेड वर्किंग आवर्स रिक्वायर्ड है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन और पर्टिकुलर स्कूल इज गोइंग टू हायर दोज टीचर्स ऑन द फुल टाइम बेसिस, तो स्कूल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से दे आर फ्लेक्सिबल। इसी तरीके से वी हैव एन एग्जांपल ऑफ द वर्कर्स इन अ सिनेमा। इट्स एन एग्जांपल। सिनेमा के हमारे पास जो वर्किंग आवर्स होते हैं, वैसे तो शोज़ हमारे पास मॉर्निंग के भी शोज़ होते हैं, इवनिंग के भी शोज़ होते हैं, लेट नाइट शोज़ भी होते हैं। लेकिन जो मॉर्निंग के शोज़ होते हैं उसके अंदर हमारे पास जो कस्टमर्स होते हैं, या हमारे पास वो पीक आवर्स नहीं होते, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो कि सुबह के टाइम पे शोज़ देखने आते हैं। यूजुअली हमारे पास सिनेमाज, रेस्टोरेंट, मॉल्स, इनके जो हमारे पास पीक आवर्स होते हैं वो इवनिंग और लेट नाइट आवर्स होते हैं। तो सिनेमा के अंदर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट फॉर द वर्कर्स ज़्यादा कब होगी? इवनिंग शोज़ में। और पीक आवर्स हमारे पास कब होंगे? हमारे पास होंगे लेट नाइट में। तो अगर हम वहाँ पे वर्कर्स को उन पर्टिकुलर स्पेसिफिक आवर्स के लिए रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए हायर करेंगे, तो इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो फुली अवेलेबल होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट क्या होगी? बढ़ जाएगी, और इनकी यूटिलाइजेशन भी नहीं होगी। इसी तरीके से वी हैव एन एग्जांपल ऑफ द अकाउंटेंट इन द रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट के अंदर जो अकाउंटेंट है उसके लिए पूरे फुल टाइम फुली वर्किंग आवर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एंड पर आए, अपनी क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स करे और चला जाए। तो लिमिटेड 2-3 आवर्स की उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इफ़ वी हैड देम ऑन द फुल टाइम बेसिस, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द वर्किंग आवर्स एंड अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को फुल टाइम बेसिस पे हायर करते हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ को पार्ट टाइम बेसिस पे हायर करते हैं। दैट्स वाई वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। एंड फुल टाइम पार्ट टाइम वर्कर्स के बीच में नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इज द डिफरेंस, कि फुल टाइम एम्प्लॉयज स्पेंड 30 to 40 आवर्स पर वीक, while the part-time employees spend 30 to 40 hours per month in an organization. तो सर अब अगर फॉर एग्जांपल वी नीड टू डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर फुल टाइम एम्प्लॉयज के एडवांटेजेस को डिस्कस करना है। तो सर जो फुल टाइम के एम्प्लॉयज हैं उनको अगर एडवांटेजेस को डिस्कस करना है, तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर फुल टाइम के एम्प्लॉयज के एडवांटेजेस किसके? एम्प्लॉयर के या फिर एम्प्लॉय के? मतलब एडवांटेज टू whom? एम्प्लॉयर, दैट मीन्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन, और टू एम्प्लॉय। तो नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर बोथ। एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होंगे और एम्प्लॉय को बेनिफिट, दोनों को हम कंसिडर करेंगे कि दोनों को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट्स होंगे, एम्प्लॉय, साथ ही डिस्कस करेंगे। नंबर वन हमारे पास एडवांटेज, कम्युनिकेशन would be effective and easier. Now, why the communication would be easier and effective? What is the reason? देखिए, फुल टाइम एम्प्लॉयज फुली अवेलेबल हैं, 9 to 3, 9 to 5, वॉट एवर द वर्किंग आवर्स, दे आर फुली अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो लेट सपोज अगर मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर पढ़ाता हूँ एंड द डेजिग्नेटेड आवर्स, एक कॉलेज के अंदर मैं 8 to 10 पढ़ाता हूँ, लेट सपोज मॉर्निंग के अंदर दो बैचेस पढ़ाता हूँ, 8 to 9 एंड 9 to 10, एंड दैट पर्टिकुलर कॉलेज कॉल्स अ मीटिंग एट 11 AM। तो क्या मैं वहाँ पे अवेलेबल होऊंगा? नहीं। तो आई एम गोइंग टू मिस द मीटिंग। तो वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होंगी, वहाँ पे मीटिंग के जो भी की टेक अवेज होंगे, मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया तो मुझे नहीं पता होगा, आई एम नॉट अवेयर विद द कम्युनिकेशन एंड व्हाट वाज डिसाइडेड, व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। तो हमारे पास जो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं वो तो फुली अवेलेबल है। सो नाउ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय कैन गेट द बेनिफिट कि उसे सब चीज़ों के बारे में पता होगा, द हैपनिंग्स एंड द इवेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकेंडली कम्युनिकेशन विद देम वुड बी ईजियर बिकॉज दे आर फुली अवेलेबल। तो जब भी मीटिंग करनी है, जब भी बात करनी है, तो दे आर फुली अवेलेबल, क्योंकि उनके लिमिटेड कोई आवर्स नहीं है, दे आर फुली अवेलेबल एट द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर टू हमारे पास, इट्स अ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय, मोर फाइनेंशियल benefits
to an employee. ना मोर फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू एन एम्प्लॉय, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि लेट्स सपोज कंपेयर इट विद दी पार्ट टाइमर। तो जो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बोनस, कमीशन, डिफरेंट अलाउंसेस मिलते हैं एज कंपेयर टू द पार्ट टाइमर्स। तो जो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे गेट मोर पर्क्स एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन सच एज ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इंश्योरेंस। ये इन एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू द पार्ट टाइमर। तो इट्स अ बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़। नंबर थ्री हमारे पास मोर लॉयल एंड कमिटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर मोर लॉयल एंड कमिटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। वाई? बिकॉज दे आर फुल टाइमर। दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन वन ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट टाइमर्स तो ये होते हैं ना कि कुछ काम इस जगह पे, अब लेट सपोज आई एम द पार्ट टाइमर, तो मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, दूसरी कॉलेज में, तीसरी, तो आई हैव द मल्टीपल एफिलिएशंस। तो यहाँ पे मेरी लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, क्योंकि मैं फुली डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा लॉयल और ज़्यादा कमिटेड नहीं हूँ। आई एम कमिटेड टू माई वर्क, बट आई एम नॉट कमिटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। आई कैन वर्क इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे आर फुली डिपेंडेंट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे फुली डिपेंडेंट होते हैं। तो इसकी वजह से दे आर मोर लॉयल एंड कमिटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट्स अ बेनिफिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन कि दे आर गोइंग टू वर्क विद द लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, एंड दे आर नॉट गोइंग टू लीव द जॉब इजीली, क्योंकि दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन वन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर फोर, जॉब सिक्योरिटी। Usually, organization signs a full-time employee on the permanent basis. शेफ को परमानेंट बेसिस पे हायर करना ज़रूरी है बिकॉज वी नीड टू प्रोवाइड देम अ सिक्योरिटी। क्योंकि जो टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर जॉब इज़ नॉट सिक्योर। लेकिन व्हेन द वर्कर आर द कोर वर्कर्स, फॉर एग्जांपल जो शेफ है उसके साथ हम परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हिम अ जॉब सिक्योरिटी। तो उसकी मोटिवेशन भी ज़्यादा होगी कि हाँ मेरी जॉब सिक्योर है। वो इसकी वजह से हमें परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, बिकॉज द रीज़न इज़ कि अगर शेफ बार बार चेंज होंगे तो इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन वेरिएशन इन द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ द फूड। And when there will be a variation in the quality and the taste of food, so it is going to affect the name and the brand image of the restaurant कि यहाँ पे particular food is not standardized, बार बार शेफ चेंज होते हैं, तो बार बार हमारे पास टेस्ट और बार बार हमारे पास क्वालिटी ऑफ द फूड अफेक्ट होती है। So these are particular advantages of the full-time employee. Now let's discuss the disadvantages of full-time employees. Now let's discuss what are the disadvantages if you hire a full-time employee. So what are the disadvantages of being a full-time employee and what are the disadvantages to an organization as well? दोनों को हमें कंसिडर करना ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन को क्या डिसएडवांटेजेस होंगे और एम्प्लॉयज़ को भी क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। तो आ जाएं समझते हैं ज़रा कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हमारे पास हायर लेबर कॉस्ट। जो लेबर की कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एज वी डिस्कस कि मोर फाइनेंशियल बेनिफिट्स आर गिवन टू द फुल टाइम एम्प्लॉयज़। तो जब हम ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स देते हैं टू द फुल टाइम एम्प्लॉयज़ तो इससे हमारी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ ड्रॉबैक। नंबर टू हमारे पास दे आर अवेलेबल, दैट मीन्स नॉट फ्लेक्सिबल व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। अब सर इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? दे आर अवेलेबल, नॉट फ्लेक्सिबल इवन व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है इसकी कि लेट्स सपोज पार्ट टाइम के अंदर होता क्या है, हमारे पास टीचर्स के बैचेस हम बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू गेट मोर एडमिशन सो नाउ देयर इज़ मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर्स। टीचर को हम कहेंगे कि आप अपने नंबर ऑफ बैचेस बढ़ा दें, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दें। लेकिन इन केस अगर हमारे पास फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है तो एडमिशन्स अगर कम हो गए तो वी कैन नॉट
कट डाउन देयर टाइमिंग, क्योंकि वो तो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं। तो अगर एडमिशन्स नहीं भी होते तो भी हमारी कॉस्ट बढ़ेगी और हम इनको फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते। लेकिन पार्ट टाइम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ा भी सकते हैं, नंबर ऑफ़ आवर्स कम भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द वर्किंग आवर्स। तो अगेन हमारे पास ये क्या है, एक ड्रॉबैक है। नंबर थ्री, हमारे पास जो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेस एक्सपोजर। अब सर लेस एक्सपोजर का मतलब क्या है? कि जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट्स, अलग अलग जगहों पे काम कर रहे होते हैं। तो जब अलग अलग जगहों पे काम कर रहे होते हैं तो बीकन हाउस का भी एक्सपीरियंस है, सिटी स्कूल का भी एक्सपीरियंस है, XYZ कॉलेजेस का एक्सपीरियंस है। सो दे हैव द ग्रेटर एक्सपोजर, और ग्रेटर एक्सपोजर हमारे पास होता है। तो इससे हमारे पास यहाँ पे एक मसला ये भी होता है कि अगर ग्रेटर एक्सपोजर है तो एक बेनिफिट है हमारे पास, लेकिन फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के पास जो एक्सपोजर होता है वो ज़्यादा हमारे पास नहीं होता, लिमिटेड होता है। तो अगेन इट्स अ डिसएडवांटेज कि हमारे पास शायद स्किल्स और आइडियाज़ हमारे पास फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के क्या होंगे, हमारे पास कम होंगे। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक डिसएडवांटेजेस ऑफ द फुल टाइम एम्प्लॉयज़। अब आपके पास क्या है कि ये जो एडवांटेजेस हैं फुल टाइम के, दे आर गोइंग टू बिकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्ट टाइम, और ये जो डिसएडवांटेजेस ऑफ द फुल टाइम है दे आर गोइंग टू बिकम द एडवांटेजेस ऑफ द पार्ट टाइम। तो ये कुछ बेसिक हमारे पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्ट टाइम फुल टाइम। ये छोटा सा हमारे पास एरिया था जो कि हमने अब कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़े टूवर्ड अ थिंग दैट इज नोन एज रिडंडेंसी डिसमिसल अनफेयर डिसमिसल। अब से ये डिसमिसल, रिडंडेंसी, अनफेयर डिसमिसल क्या है, आज स्टोरी स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। हमने जब ये यूनिट स्टार्ट किया था HRM, तब हमने डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड वी डिस्कस डिपार्टमेंट्स। उसके अंदर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है दैट इज नोन एज HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट इज अ पर्टिकुलर डिविजन दैट डील्स विद ऑल द लेबर रिलेटेड इश्यूज एंड फंक्शंस। यस सर, डिस्कस किया था हमने। हायरिंग कौन करता है, HR डिपार्टमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन कर रहा है, HR डिपार्टमेंट। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट ऑफ द वर्कर्स कौन करेगा, HR डिपार्टमेंट। तो ये जो रिडंडेंसी डिसमिसल अनफेयर डिसमिसल है, इट्स अ पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स प्लानिंग। सुनिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। देखो, हर डिपार्टमेंट एक प्लान बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ मार्केटिंग प्लान। एंड व्हाट इज इन द मार्केटिंग प्लान, के प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे हम एडवर्टाइज करेंगे, व्हाट वुड बी द सेल्स स्ट्रैटेजी, हम प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट करेंगे, सेल करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट इज गोइंग टू मेक अ फाइनेंशियल प्लान विच इज नोन एज द बजट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट बनाता है, फाइनेंशियल बजट, कि इतने अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आएगा, हम इन जगहों पे मार्केटिंग पे इस पे यहाँ पे इतना एक्सपेंस करेंगे, इतना खर्चा करेंगे। तो इट्स नोन एज द फाइनेंशियल प्लान, द बजट। इसी तरीके से HR डिपार्टमेंट मेक्स अ पर्टिकुलर प्लान विच इज नोन एज अ वर्क फोर्स प्लान। और सर ये जो वर्क फोर्स प्लान होता है इट इज़ एक्चुअली अ प्लान अबाउट द लेबर। अब लेट्स सपोज वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, वर्कर्स आर बिकमिंग डी स्किल, तो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान कि इन ऑर्डर टू मेक दैम मोर स्किल्स, इन ऑर्डर टू इन्हांस द स्किल्स वी आर गोइंग टू फॉलो द ट्रेनिंग प्रोसेस। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि दैट इज़ नोन एज अ रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन। तो अब वो जो वर्कफोर्स प्लान है उसके अंदर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन देख रही है कि दे आर एक्सपैंडिंग और दे हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंशन। तो जब वो एक्सपैंड करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि नाउ दे नीड मोर वर्कर्स, एंड व्हेन दे आर इन नीड ऑफ मोर वर्कर्स तो अब वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे दे आर गोइंग टू फॉलो द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस टू हायर मोर वर्कर्स। तो इसी तरीके से अब अगर वर्कर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिसेशन आ गया है, या पर्टिकुलर हमारे पास डाउनफॉल है, या बिजनेस इज शटिंग डाउन, तो क्या बिजनेस वर्कर्स को रखेगा? नो, दे आर गोइंग टू ले ऑफ द वर्कर्स। तो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वर्कर्स को निकालना भी वर्कफोर्स प्लान का पार्ट है। तो यहाँ पे जो रिडंडेंसी डिसमिसल और अनफेयर डिसमिसल है इसको ज़रा सुनिएगा और समझिएगा कि रिडंडेंसी डिसमिसल और अनफेयर डिसमिसल, इन तीनों चीज़ों के अंदर हमारे पास जो इम्पैक्ट है तीनों का, वो ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को रिडंडेंट करती है, ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को डिसमिस करती है, या ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन द अनफेयर डिसमिसल, इम्पैक्ट इज कि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स बिजनेस में से क्या होंगे, कम होंगे।
इम्पैक्ट इज टू रिड्यूस। लेकिन इन तीनों के जो हमारे पास कॉजेज हैं, डिसमिसल, अनफेयर डिसमिसल और रिडंडेंसी, इन तीनों के कॉजेज क्या हैं हमारे पास, डिफरेंट है। अब सब मतलब क्या है, आज सुनते हैं समझते हैं। लेट सपोज एक बंदा है, वो सीढ़ियों से उतर रहा है, ठीक है। अब वो सीढ़ियों से उतर रहा है, उसका पाँव फिसलता है और वो गिरता है और वो मर जाता है। इसी तरीके से एक दूसरा बंदा है, वो भी सीढ़ियों से उतर रहा है, उसका पाँव नहीं फिसलता, उसके धक्का लगता है और वो गिर जाता है और मर जाता है। तो दोनों केसेस के अंदर जो इम्पैक्ट है वो सेम है, कि इफ़ यू आर रिडेंडिंग, इफ़ यू आर एक्चुअली मेकिंग द वर्कर्स रिडेंडेंट, और इफ़ यू आर डिसमिसिंग एन एम्प्लॉय, और इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन द अनफेयर डिसमिसल, इट मीन्स के वर्कर्स विल बी रिड्यूस्ड। लेकिन उसके अंदर हमारे सबके कॉजेज डिफरेंट है। अगर ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को रिडेंडेंट कर रही है तो कॉज रीज़न डिफरेंट है, अनफेयरली डिसमिस कर रही है तो कॉज डिफरेंट है, और अगर इन्वॉल्व इन डिसमिसल के अंदर है तो कॉज डिफरेंट है। तो जैसे हमारे पास सीढ़ी से गिरने का इम्पैक्ट सेम था, लेकिन रीजंस दोनों अलग थे, तो इसी तरीके से रिडेंडेंसी डिसमिसल और अनफेयर डिसमिसल के भी हमारे पास जो रीजंस होंगे, कॉजेज होंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज रिडेंडेंसी। अब सर रिडेंडेंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिडेंडेंसी, आ जाएं सुनते हैं समझते हैं क्या है रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी इज व्हेन एन एम्प्लॉय इज asked to leave the job as he or she is no longer required, or employment is no more available. Organization is actually asking an employee to leave because the job is no more available, या फिर वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है, या बंदा हमें रिक्वायर्ड नहीं है, एज ही और शी इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब एक चीज़ याद रखना, बंदे से कभी काम नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को उसकी पर्टिकुलर स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं जिसके लिए वो हायर किया जाता है। जब हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस फॉलो करते हैं तो वी एक्चुअली स्क्रूटनाइज, हम उसका टेस्ट कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू नो द स्किल्स एंड द पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट। इफ ही इज स्किल्ड देन ही विल बी हायर्ड। और ये जो पर्टिकुलर स्किल्स हमें चाहिए होती है, लेट सपोज वी आर इन नीड ऑफ एन अकाउंटेंसी स्किल, तो वी आर गोइंग टू हायर एन अकाउंटेंट। इफ यू आर इन नीड ऑफ द मैनेजरियल स्किल्स, एट दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू हायर अ मैनेजर। तो यहाँ पे भी ये होगा कि ही और शी इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, क्योंकि उसकी स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कैम्ब्रिज अनाउंस करता है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, लेट सपोज हमारे पास आपके पास एग्जांपल है बहुत अच्छी। हमारे पास जब मैं पढ़ता था, व्हेन आई वाज इन माय ओ लेवल्स बैक इन 2012, तो उसके अंदर होता ये था कि हमारे टाइम पे अक्टूबर नवंबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर सीरीज़ के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स मैथ का एक जो पार्ट है उसका पेपर देते थे अलग से। पहले होता था, पता नहीं, आई डोंट नो कि अब होता है कि नहीं, लेकिन उस टाइम होता था। तो उस टाइम जब हमारे पास स्टैट्स का पेपर होता था तो बहुत सारे टीचर्स अक्टूबर नवंबर के स्टैट्स के बैचेस पढ़ाते थे, और स्कूल्स के अंदर भी स्टैट्स के टीचर हाई किए जाते थे एज अ इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक टीचर। लेकिन अब हमारे पास स्टैट्स की ऐसी डिमांड नहीं है, तो अब उन पर्टिकुलर टीचर्स की वो जॉब भी नहीं है, स्कूल के अंदर बैचेस भी ऑफर नहीं होते, तो वाई द स्कूल इज गोइंग टू हायर देम। तो the simple case is कि organization needs a skill. Organization hires you on the basis of your skills and on the basis of the skills that are required by an organization. तो सर रिडेंडेंसी के अंदर क्या कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को रिडेंडेंट किया जाता है। तो आ जाए समझते हैं हमारे पास कि व्हाट आर द कॉजेज। नंबर वन, हमारे पास द कॉजेज इकोनॉमिक डाउन टर्न। दैट मीन्स इकोनॉमी में क्या आ गया है, रिसेशन। When there is an economic recession, recession का मतलब आप लोगों को पता है, इट्स नोन एज वन ऑफ द इकोनॉमिक स्टेज। इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ गया, इकोनॉमी के अंदर हमारे पास सिंपली हमारे पास एक्टिविटी कम हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो गई। तो जब रिसेशन आ गया है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, सो वाई द प्रोड्यूसर इज गोइंग टू प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूसर इज गोइंग टू कट डाउन द प्रोडक्शन। और जब वो प्रोडक्शन को कट डाउन कर रहा है तो नाउ दैट पर्टिकुलर प्रोड्यूसर डज नॉट रिक्वायर द वर्कर्स, वो वर्कर्स को भी ले ऑफ करेगा क्योंकि उनकी डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। नंबर टू हमारे पास दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल
चेंज। अब सर स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या है कि एक बिजनेस जो पहले लेबर इंटेंसिव था, अब वो लेबर की जगह हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव हो गया। टेक्नोलॉजी मशीनरी हैज़ रिप्लेस द लेबर इन द प्रोडक्शन लाइंस। नाउ द मशीनरीज आर वर्किंग एंड द मशीनरीज हैव रिप्लेस द लेबर। पहले हमारे पास क्या होता था कि ग्राउंड के अंदर कोई पर्टिकुलर एरियल शूटिंग करनी होती थी, वीडियो को शूट करना होता था, तो हेलीकॉप्टर होता था, हेलीकॉप्टर पे बंदा बैठ के कैमरा को वो शूट करता था। नाउ देर इज़ नो मोर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर एंड द पर्सन बिकॉज वी हैव ड्रोन्स। ड्रोन कैमरा के थ्रू शूटिंग होती है। ऐसे इसी तरीके से देखा जाए तो कंटेंट क्रिएशन और ये जितने भी हमारे पास है वो एआई के थ्रू होती है। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, देयर जॉब्स एंड देयर एम्प्लॉयमेंट आर एट रिस्क। क्यों? देयर जॉब्स आर एट रिस्क बिकॉज द एआई इज गोइंग टू रिप्लेस देम। तो सिंपली स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है कि व्हेन द कैपिटल इज रिप्लेसिंग द लेबर, टेक्नोलॉजी मशीनरी इज सिंपली रिप्लेसिंग द लेबर, सो द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू ले ऑफ द वर्कर्स क्योंकि अब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर थ्री हमारे पास क्लोजर ऑफ द डिविजन। नाउ सर व्हाट इज क्लोजर ऑफ द डिवीजन? क्लोजर ऑफ द डिवीजन का मतलब है कि कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कि मल्टीपल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और डिफरेंट उनके बिजनेसेस हैं। अब वो एक पर्टिकुलर डिवीजन को शट डाउन कर रहे हैं। सर एग्जांपल, लेट्स सपोज नाइकी। नाइकी इज इनटू स्पोर्ट्स। नाइकी बनाता है एसेसरीज, नाइकी बनाता है स्पोर्ट्स एसेसरीज, नाइकी बनाता है क्लोथिंग अटायर, नाइकी इज इन द स्पोर्ट्स फुटवेयर। अब नाइकी हैज़ आइडेंटिफाइड कि जो एसेसरीज़ हैं, स्पोर्ट्स एसेसरीज़, वो इतनी ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है या इतनी ज़्यादा हमारे पास इनकी सेल्स नहीं है, एंड इट्स अ लॉस मेकिंग डिवीजन। हमें हर साल एनुअल बेसिस पे इसे लॉस होता है। तो वी हैव डिसाइडेड टू शट डाउन एंड टू क्लोज दैट पर्टिकुलर डिवीजन। तो आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उस डिवीजन के अंदर जो एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग वाली है, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, क्या उनकी रिक्वायरमेंट होगी? नो। और जब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो नाउ वाई द ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू होल्ड दैम, ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू ले दैम ऑफ। कुछ वर्कर्स होंगे जिनको हम एडजस्ट कर देंगे, लेकिन बाकी जितने भी वर्कर्स होंगे उनको हम ले ऑफ कर देंगे बिकॉज दे आर नो मोर रिक्वायर्ड, बिकॉज वी आर शटिंग डाउन दैट पर्टिकुलर डिविजन। फिर हमारे पास है दैट इज नोन एज क्लोजर ऑफ द डिपार्टमेंट। नाउ व्हाट इज क्लोजर ऑफ द डिपार्टमेंट? क्लोजर ऑफ द डिपार्टमेंट हो रहा है हमारे पास आउटसोर्सिंग की वजह से। सुनिएगा आउटसोर्सिंग क्या है। पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर 85% रेस्टोरेंट्स हैव मेड फूड पांडा रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड डिलीवरी। तो इसका मतलब क्या है कि रेस्टोरेंट का जो एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन हमारे पास, फूड डिलीवरी वाला, उसके लिए दे हैव मेड फूड पांडा रिस्पॉन्सिबल। तो इट दिस इज नोन एज आउटसोर्सिंग। कि जब आप किसी पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर कर देते हैं अपना फंक्शन टू परफॉर्म ऑन योर बिहाफ। तो अब हमारे पास पहले क्या होता था कि जो रेस्टोरेंट होते थे उनके खुद के फूड डिलीवरी राइडर्स होते थे। तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। अब ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि वी हैव दिस स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये सारा काम करती है फूड डिलीवरी का, तो हमने उनको हैंड ओवर कर दिया। तो अब हमें वर्कर्स भी राइडर्स भी हायर नहीं करने पड़ते। वी डू नॉट नीड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन दी मोटरसाइकिल्स, और ये जो व्हीकल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स अ कॉस्ट सेविंग स्ट्रक्चर। इसी तरीके से मार्केटिंग भी आउटसोर्स होना शुरू हो गया। नाउ वी हैव दिस स्पेशलिस्ट मार्केटिंग एजेंसीज जो आपके बिहाफ पे प्रमोशन करती हैं, स्पॉन्सर एड्स लगाती हैं, दे डू द मार्केटिंग कैंपेन्स, सोशल मीडिया को हैंडल करती हैं। सो दिस इज़ नोन एज आउटसोर्सिंग। तो अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस है वो ये कहता है कि यार अब मैं यहाँ पे मार्केटर्स नहीं रखूँगा एंड आई हैव हैंडेड ओवर द फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग टू द मार्केटिंग एजेंसी, तो नाउ दिस इज़ नोन एज आउटसोर्सिंग। तो जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ होंगे, नाउ दे आर नो मोर रिक्वायर्ड, दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज़ नोन एज वन ऑफ द रीज़न। क्या अब यहाँ पे सर एम्प्लॉयज़ की कोई गलती है? नो। एम्प्लॉयज़ की कोई भी गलती नहीं है, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, दे हैव द स्किल्स, बट उनकी स्किल्स और जॉब की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसकी वजह से वी आर एक्चुअली मेकिंग देम रिडेंडेंट, वी आर लेइंग देम ऑफ। अब उन्हें उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो सर ऑर्गेनाइजेशन जब वर्कर्स को निकालेगी तो क्या उन्हें बताए कि यस, ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू गिव अ प्रायर नोटिस कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और रिडेंडेंसी पे भी एक चीज़ होती है जो कि पे की जाती है कि व्हेन यू मेक अ वर्कर रिडेंडेंट, तो आप उनको एक पे करते हो, दैट इज नोन एज रिडेंडेंसी
pay. So this is known as redundancy. Now we are heading towards a thing that is known as dismissal. Now what is dismissal? सुनते हैं पहले, समझते हैं. Dismissal is when an employee is fired or organization terminates a contract of an employee on the basis of miscode of conduct or unsatisfactory performance. Now, this is known as dismissal. कि यहाँ पे organization is actually terminating. It's a pure mistake of an employee जिसकी वजह से उसे निकाला जा रहा है. Terminates a contract firing of an employee on the basis of miscode of conduct or unsatisfactory performance. So it's a complete mistake of an employee जिसकी वजह से उसे निकाला जा रहा है. अब सर यहाँ पे मिस कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. देखो, मिस कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है. एक चीज होती है कोड ऑफ कंडक्ट. When you sign an employment contract, so you agree on all the terms and conditions and the rules and regulations of an organization. That is known as the code of conduct that you have to follow when you sign a contract and when you are the part of an organization. Being an employee, you are bound to follow all the particular terms and conditions on which you have agreed. तो अगर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं हो रहा तो सिंपली इट इज अ मिस कोड ऑफ कंडक्ट. You are violating the terms and conditions, rules and regulations of an organization. You are going against the terms and conditions of the contract. That is known as miscode of conduct. तो सर miscode of conduct के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं. नंबर वन, रेगुलरिटी के रिलेटेड हो सकता है हमारे पास पंक्चुअलिटी के रिलेटेड हो सकता है. अब सर रेगुलरिटी, एक तो कुछ पर्टिकुलर हमारे पास डेजिग्नेटेड हॉलीडेज हैं, गैजेटेड हॉलीडेज हैं, अलाउड हॉलीडेज हैं. तो अकॉर्डिंग टू द हॉलीडे इंटाइटलमेंट, अगर इसके अलावा भी द पर्सन और एन एम्प्लॉय इज हैबिचुअली टेकिंग ऑफ और रेगुलर बेसिस पे वो हमारे पास इरेगुलर है, ठीक है, कंटिन्यूसली हमारे पास हैबिचुअली ऑफ करता है, तो इट इज़ नोन एज इरेगुलरिटी. तो उसके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक एन एक्शन ऑफ द डिसमिसल. पंक्चुअलिटी, लेट चेक इन्स हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन गिव्स अ ग्रेस पीरियड के 8, अगर फॉर एग्जांपल द रिपोर्टिंग टाइम इज़ एट 9, तो 9:15 तक आप अलाउड हैं, लेकिन आप रिपोर्ट कर रहे हैं 9:30 पे, 9:45 पे, 10 पे, तो नाउ दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. लेट चेक इन्स हैं, अर्ली चेकआउट है. अब यूजुअली या फिर हैबिचुअली जो है ना वो जल्दी चेकआउट करके चले जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट गोइंग टू टॉलरेट. फिर हमारे पास है मिस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्लोथिंग अटायर. अब सर क्लोथिंग अटायर क्या, ड्रेस कोड आपको फॉलो करना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखें पाकिस्तान के अंदर वी हैव अ बैंकिंग सिस्टम दैट इज नोन एज बैंक अल हबीब. All the employees of the Bank Al Habib are bound to follow the dress code that they need to wear tie during the working hours. तो आप कभी भी किसी भी ब्रांच पे चले जाएँ तो आपको कैशियर भी, आपको ऑपरेशन मैनेजर भी, जो भी हमारे पास पोस्ट होती है इन द बैंकिंग सेक्टर, वहाँ पे आपको बंदे टाई पहने हुए नजर आएंगे. इट्स अ पार्ट ऑफ द ड्रेस कोड. यू हैव टू फॉलो द ड्रेस कोड. शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड, स्लीपर्स स्लाइड्स आर नॉट अलाउड, कैजुअल लूज बॉटम ट्राउजर्स आर नॉट अलाउड. ये क्लोथिंग अटायर होता है, ड्रेस कोड होता है. तो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द ड्रेस कोड, अगेन यू आर इन्वॉल्व इन द मिस कोड ऑफ कंडक्ट. इसी तरीके से हमारे पास बिहेवियरल इशू. अब सर ये जो हमारे पास बिहेवियरल इशू है, अब इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है दैट इज नोन एज एटीट्यूड, एक होता है बिहेवियर. एटीट्यूड इज इनबिल्ट. आपको गुस्सा आता है वो आपके एटीट्यूड में, इट्स इनबिल्ट, आपको गुस्सा आएगा. बिहेवियर का मतलब होता है दैट हाउ यू रिस्पॉन्ड, हाउ यू रिएक्ट व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ एंगर. वो तो चीज़ ख़त्म नहीं होती. एटीट्यूड आपका कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ना कोई चेंज कर सकता है. लेकिन जो बिहेवियर है दैट कैन बी चेंज. यू कैन लर्न हाउ टू कंट्रोल द इमोशंस एंड फीलिंग्स. तो अगर बिहेवियरल इशू है, बदतमीज़ है, गुस्सा करता है, वायलेंस फॉरन से बहुत ज़्यादा जो है ना वो वायलेंट है, तो नाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू फॉलो द
डिसमिसल प्रोसीजर। ये हमारे पास मिस कोड ऑफ कंडक्ट है। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज़ है इसी के अंदर, दैट इज नोन एज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। नाउ सर व्हाट इज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब है if any employee is found in any of these actions, तो now the organization is not going to tolerate। देखो ये सारी चीज़ों पे हमारे पास वार्निंग इशू होती है। इन सारी चीज़ों पे अगर आप लेट हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू वार्न यू वर्बली। एक दफ़ा वर्बल वार्निंग है, दूसरी दफ़ा वर्बल वार्निंग है, तीसरी दफ़ा शायद वर्बल वार्निंग या रिटर्न नोटिस दे दें, एंड देन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू डिसमिस यू आफ्टर गिविंग द वार्निंग्स, बिकॉज इट्स अ राइट ऑफ एन एम्प्लॉय कि उसे ऐसे नहीं निकाला जाए, उससे पहले वार्न किया जाए ताकि वो सुधार ला सके, वो इम्प्रूव कर सके अपने आप को। लेकिन डिस्पाइट वार्निंग्स देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, सो नाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू डिसमिस हिम। तो ये हमारे पास राइट ऑफ एन एम्प्लॉय है। दूसरा ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का तो मतलब है कि यहाँ पे तो बात होगी ही नहीं। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट इफ़ यू फाउंड इन एनी ऑफ दीज एक्शंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास पॉलिसी है दैट बीटिंग अ चाइल्ड इज़ नॉट अलाउड इन एनी सिचुएशन और एनी अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने देखा भी है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को फायर किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, कि वो उसने बच्चे पे हाथ उठाया था, मारा था स्टूडेंट को, बीइंग अ टीचर। तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंदर क्या आता है हमारे पास? नंबर वन हमारे पास है बुलिंग, नंबर टू हमारे पास है हरासमेंट, नंबर थ्री हमारे पास है थेफ्ट, नंबर फोर हमारे पास है ब्राइबरी। अब यू ऑल नो व्हाट इज बुलिंग, प्लेइंग विद द इनसिक्योरिटीज ऑफ एनी पर्सन। हरासमेंट यू ऑल नो, चोरी अलाउ नहीं है, ब्राइबरी अलाउ नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ों के अंदर कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय इन्वॉल्व हुआ इन एनी ऑफ दीज एक्शंस, सो नाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू, now the organization is not going to involve in the particular table talk. Organization is simply going to follow a dismissal procedure, फॉरन से निकाल दिया जाएगा। तो दीज आर द एक्शंस जो कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंदर हमारे पास आते हैं। इसके बाद हमारे पास है अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। नाउ व्हाट इज अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस? अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस का मतलब है नॉट मीटिंग डेडलाइंस, प्रोजेक्ट सबमिशन की डेडलाइंस को मीट नहीं कर रहा है एक एम्प्लॉय। या फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के अंदर ये भी आ सकता है कि स्किल्स कम हो गई हैं जिसकी वजह से ही इज़ मेकिंग एरर्स एंड मिस्टेक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ फेसिंग द कॉस्ट। तो अगर उसकी परफॉर्मेंस अनसेटिस्फाइंग है या अनसेटिस्फैक्ट्री है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब उसके हायर किया था तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, जब उसे हायर किया था तब उसका स्किल सेट अच्छा था। तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद एन एम्प्लॉय। तो बीइंग अ गुड एम्प्लॉयर, अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी और अच्छा एम्प्लॉयर होगा, तो नाउ ही इज गोइंग टू आइडेंटिफाई द रीजन कि व्हाई द पर्सन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। क्या कोई पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या कोई पर्टिकुलर ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, क्योंकि पहले तो सही तरीके से काम कर रहा था ना। अब ये मिस्टेक्स कर रहा है, ही इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, ही इज़ नॉट मीटिंग द डेडलाइन, सो देर इज समथिंग रॉन्ग। तो being a good employer, it's a right or it's a particular responsibility of a good employer to identify कि what is the reason, ताकि उसको ऑफ दे दिया जाए, कुछ टाइम के लिए गैप दे दें, या फिर उसकी काउंसलिंग करें, उसे मोटिवेट करें सो दैट ही कैन कोप अप विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन फ्रॉम विच ही और शी इज़ सफरिंग। लेकिन अगर फिर भी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आती, रेगुलर नहीं होता, परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं आती, पंक्चुअलिटी नहीं है, ड्रेस कोड फॉलो नहीं करता, सो नाउ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू डिसमिस हिम, एंड नाउ ऑर्गेनाइजेशन इज राइट इन दैट मैनर। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डूइंग एनी अनफेयर थिंग, ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग और इन्वॉल्व इन द फेयर एक्शन, कि डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट देर इज़ नो, डिस्पाइट वार्निंग देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट। तो ये हमारे पास है redundancy एंड dismissal, एंड दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स जिससे वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के कम होते हैं, और प्लस रीजंस हमारे पास डिफरेंट है। नाउ व्हाट अबाउट अनफेयर डिसमिसल? अनफेयर डिसमिसल हम कल करेंगे विद द
connection of the trade union. So this is it. This is redundancy and dismissal. Thank you.